हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं यहाँ पे डेली करंट अफेयर की वीडियो लाता हूँ, वो भी मैप के साथ। ठीक है, तो आज देखते हैं आपको क्या सीखने को मिलता है। यहाँ पे मैं आपको स्वागत करता हूँ सीएस के सीएम क्लासेज में। और नए क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज 5 अगस्त का दिन है और आज आपको क्या नया सीखने को मिलता है। तो देरी करते हुए शुरू करते हैं। आपको पहला प्रश्न है कि अभी हाल ही में किस देश ने अपने अपतटीय पवन फार्म में 16 मेगावाट की क्षमता के साथ दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सफलतापूर्वक चालू किया है? एक मैं यहाँ पे चीज़ दिखाना चाहूँगा आपको कि ये बोला है कि अपतटीय पवन फार्म। ठीक है, अपतटीय का मतलब क्या होता है? तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको अपतटीय का मतलब क्या होता है। देखिए, जैसे कि इसका सही जवाब तो चाइना है। चाइना ने ऐसा किया है, तो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए चाइना का मैप है। ठीक है, ये है चाइना का तट, यानी कि इसका जो कोस्टल एरिया है ये है। इस कोस्टल एरिया से, इस तटीय इलाके से, या तो आप तट से दूर जाइए, अंदर की तरफ जाइए, या फिर बाहर की तरफ जाइए। तो ये बाहर की तरफ की बात कर रहा है, यानी कि जल की बात कर रहा है। तो कह रहा है अपतटीय, यानी कि तट से दूर। ठीक है, तट से दूर पानी में ये फॉर्म लगाया गया है। ठीक है, और पानी में काफ़ी इसका जो बैकअप होता है वो सही होता है, काफ़ी ये प्रोडक्टिव होता है पानी में लगाए जाने के बाद पवन टरबाइन। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा इसको पवन मिलता है और हवा मिलती है। पवन वहाँ पे ज़्यादा हवा मिलती है, तो वहाँ पे ज़्यादा बिजली पैदा करने की संभावना होती है। तो दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सफलतापूर्वक चालू किया है। तो ये कौन है? तो ये चीन। ये चीन देश ने ऐसा किया है, इस बात को याद रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और पूछे तो चीन की कौन सी कंपनी? तो चाइना थ्री गॉर्जियस कॉर्पोरेशन करके जो है इसने ही ये लॉन्च किया है। ठीक है, ये एक ऑफशोर विंड फार्म है, यानी कि अपतटीय विंड फार्म है। इस बात को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा? रिन्यूएबल एनर्जी, आपको पता है कि इस समय रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में सब लोग कुछ न कुछ दांव पे अपना अपना रहे हैं। ठीक है, कोई सौर ऊर्जा के मामले में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो कोई पवन ऊर्जा के मामले में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, कोई जल ऊर्जा के मामले में कोई तेज़ी से बढ़ रहा है, कोई थर्मल पावर के मामले में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो आपको जो अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी है उसको अपनाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर भारत की बात करें इस मामले में, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भारत ने क्या उम्मीद लगाया है कि हम 500 गीगावाट तक रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन करेंगे। 500 गीगावाट, ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा होता है। और ये 2030 तक भारत ने इसका लक्ष्य रखा है कि 2030 तक हम अक्षय ऊर्जा की जो हमारी स्थापित क्षमता होगी वो 500 गीगावाट की होगी। ठीक है, ऐसा भारत ने अनुमान लगाए रखा है। और अगर आपको कार्बन न्यूट्रल बनना है, ठीक है, कार्बन न्यूट्रल बनना है, तो आपको इस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि अक्षय ऊर्जा का उपयोग करना ही पड़ेगा। अगर अभी भारत की ऊर्जा क्षमता की बात करें तो भारत ने तो 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित करने की बात किया है, लेकिन अभी भारत की जो क्षमता है वो 151 से लेकर 152 गीगावाट तक है अक्षय ऊर्जा की। ठीक है, जिसमें से आपको दिखेगा यहाँ पे पवन ऊर्जा जो है 40 गीगावाट है, सौर ऊर्जा 49 गीगावाट है। ठीक है, बायो पावर 10 गीगावाट है, लघु जल विद्युत और लगभग 5 गीगावाट है, और जो लार्ज हाइड्रो यानी कि जल से जो होता है वो 46 गीगावाट है। तो सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का यहाँ पे दिखेगा, लेकिन उसके बाद लार्ज हाइड्रो का दिखेगा, उसके बाद पवन ऊर्जा का दिखेगा तीसरे नंबर पे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको कार्बन न्यूट्रल बनना है या फिर 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना है, तो आपको रिन्यूएबल एनर्जी अपनानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे चाइना की बात हो रही थी, ये अपना सुंदर भारत है। ठीक है, इसके नॉर्थ में जाएंगे तो यहाँ पे चाइना दिखेगा, चाइना के नॉर्थ में जाएंगे तो मंगोलिया दिखेगा, मंगोलिया के नॉर्थ में जाएंगे तो रूस दिखेगा। ओके, और ये है इधर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इधर जापान दिखेगा आपको। ठीक है, और यहाँ पे ताइवान है, हांगकांग है, और ये है साउथ चाइना सी। तो आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा जल दोस्त एयरबोट का अनावरण किया गया है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है जल दोस्त है, यानी कि जल से रिलेटेड कोई इसका काम होगा। तो इसका उद्देश्य क्या है ये आपको बताना। ठीक है, तो इसका उद्देश्य ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, जल निकायों से खरपतवार और अपशिष्ट को हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। आप इस तरह की जो मशीन है ना, इस तरह की मशीन अगर आप कभी फॉरेन में सर्च मारे होंगे कभी नेट पे या फिर यहाँ पे, तो देखे होंगे इस तरह की मशीन। ठीक है, तो फॉरेन में काफ़ी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है? ये जो छोटी मोटी झील होती हैं, तालाब होते हैं, ठीक है,
उनको साफ करने में किया जाता है। जैसे कि छोटी मोटी झील है, वहाँ पे घास आ गई, वीड्स आ गए, ठीक है, तो उनको साफ करने के लिए हम जल दोस्त का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि झील साफ रहे। ओके, ज़्यादा वहाँ पे प्लैंकटन ना हो, प्लैंकटन जैसे एक शैवाल टाइप का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो ना हो। उससे क्या होता है ना, मान लीजिए ये एक झील है, ठीक है, और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ये घास या खरपतवार उग गया है इस झील में, तो क्या होगा कि जो सूर्य की किरण आएगी या सूर्य से जो रोशनी आएगी, तो ये क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग एब्जॉर्ब कर लेंगे, क्यों, और इसके कारण ये रोशनी जल से थोड़ा नीचे नहीं जा पाएगी, ठीक है, क्योंकि नीचे भी बहुत सारे जीव जंतु या फिर पौधे कह सकते हैं, शैवाल या फिर वनस्पतियां होती हैं, जिनको भी सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है भोजन बनाने के लिए। तो ये नीचे नहीं जा पाते, जिससे कि जलीय तंत्र का जो इकोसिस्टम है वो खराब होने लगता है, ठीक है, इन वीड्स या घासों की वजह से जो ये जल की सतह पे आ जाते हैं। तो इन ऐसे जल सतह पे जो घासें होती हैं उनको हटाने के लिए ये जल दोस्त एयरबोट बहुत ही काम की चीज़ है, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे। और इसका अनावरण अभी हाल ही में कर्नाटक में किया गया है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका नाम है जल दोस्त। और ये नाल देखिए, NAL नाल्स विड्स क्लियरिंग एयरबोट सेट फॉर प्रोडक्शन फेज। अब इसका प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि इसकी जो उत्पादन है ना, मतलब इसको जो शुरू किया गया था वो 2019 में शुरू किया गया था, तो उसे हम जल दोस्त 1 कह रहे थे, Mark 1 कह रहे थे। अब ये Mark 2 बना है, ठीक है, अब ये Mark 2 बना है, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और इसको CSIR और NAL दोनों ने मिल के बनाया है, इस बात को भी थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब आप ये कहेंगे CSIR क्या, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये भारत में रिसर्च के लिए जाना जाता है। CSIR बहुत ही बेहतरीन काम करता है। CSIR इस तरह के नए नए नवाचार अगर करना हो तो CSIR को आप जरूर याद कर सकते हैं, ठीक है। ये गवर्नमेंट बॉडी है और 1942 में ये एक ऑटोनोमस बॉडी हुआ करती थी, ठीक है। तो आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, CSIR और NAL दोनों मिलके इस जलदोस्त को बनाए हैं, ठीक है। आगे चले, तो अभी हाल ही में कब अर्थ ओवरशूट डे मनाया गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी। ये देखिए, ये किसी एक दिन या एक तारीख को विशेष नहीं मनाया जाता है, ये बदलता रहता है। मैं बताता हूँ कैसे बदलता रहता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है, अभी तो 2 अगस्त को ये अर्थ ओवरशूट डे मनाया गया। ओवरशूट का मतलब क्या है, मान लीजिए अगर आप जो समझ रहे हैं कि शूट करना, मान लेते हैं आप समझ रहे हैं शूट करना, आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ पे टारगेट है आपका, आपको इसको शूट करना है, मान लेते हैं कि यही होता है ओवरशूट का मतलब। यहाँ पे आपको शूट करना है, ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पे क्या किया, ओवर शूट कर दिया, यहाँ मार दिया, ओके, तो ये तो ओवर हो गया ना, ये ओवर हो गया, ओवर शूट कर दिया आपने। तो ओवर शूट का मतलब भी यहाँ पे भी वही है, अर्थ ओवर शूट डे कब मनाया जाता है, 2 अगस्त को। मैं इसको बता रहा हूँ, जैसे कि आपका बजट होता है, ठीक है, वैसे पृथ्वी का भी एक बजट होता है। ऐसा माना जाता है पृथ्वी का भी एक बजट होता है, जैसे कि जनवरी से शुरू माना जाता है और दिसंबर तक चलना होता है। यानी कि पृथ्वी पे जितने लोग हैं, मानव, जितनी भी मानव जाति है, ठीक है, तो मानव जाति जितनी भी पृथ्वी पे है, उनके लिए पृथ्वी का एक बजट होता है, एनुअल बजट होता है, कि आप इतने दिन तक यहाँ पे खाना खा सकते हैं, रह सकते हैं, जी, आपकी जनसंख्या जितनी है उसके हिसाब से हम पृथ्वी पे इतने दिन तक जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। तो एक संसाधन वितरण किया जाता है पृथ्वी द्वारा, ठीक है, और ये कहा जाता है कि आप, मतलब आपकी इतनी जनसंख्या है, तो आप अगर अच्छे से संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो आप 12 महीना यानी कि 1 साल तक ठीक से आप बजट का इस्तेमाल कर पाएंगे। आप कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे देखिए, जो पृथ्वी के संसाधन होते हैं जनवरी में कितने हैं हमारे द्वारा, जब हम उसका उपयोग करना शुरू करते हैं, जनवरी में एकदम फुल है पूरा, यहाँ पे देखिए, और फरवरी में थोड़ा सा कम हुए, मार्च में कम हुआ, अप्रैल में कम हुआ, मई जून आते आते बहुत ही कम हो गया, जुलाई तक तो ये रेड सिग्नल दे रहा है, और यहाँ पे अगस्त तक आते आते पृथ्वी का संसाधन खत्म हो जाता है। यानी कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे 8 महीने के अंदर ही 12 महीने के जो रिसोर्सेज है, संसाधन है, उसको खत्म कर देते हैं, ओवरशूट कर देते हैं। इतना तेज हम संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, इतना हम पेड़ काट रहे हैं, इतना हम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कर रहे हैं कि वो कवर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। हम 4 महीना पहले ही 12 महीने वाला काम कर दे रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? अगर नहीं समझ रहा है तो फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर जो खाना आपको 12 महीने में ख़त्म करना है, ठीक है, जो खाना आपको 12 महीने में ख़त्म करना है,
वो खाना आप 8 महीने में ही ख़त्म कर दे रहे हैं। तो यानी कि ओवरशूट डे बदल गया। कभी ये आपका जुलाई हुआ करता था, कभी ये अगस्त हो जाता है, कभी सितंबर हो जाता है, ठीक है। अगर इधर तक बढ़ रहा है, अक्टूबर तक बढ़ रहा है, यानी कि आपका ड्यूरेशन बढ़ रहा है, यानी कि आपको 12 महीने दिया गया कि 12 महीने में खाना आपको ख़त्म करना है, तो आप 12 महीने से 8वें महीने में ख़त्म कर देना है। अगले महीने अगर आप 9 महीने में ख़त्म कर रहे हैं, यानी कि आप बचत कर रहे हैं, तो ये सही है पृथ्वी के मामले में, ठीक है। सिंपल है, बहुत ज़्यादा इसको समझा रहा हूँ मैं इसलिए क्योंकि आप समझ जाएं कि एक ये पृथ्वी है, इसका एक बजट होता है कि कहने मतलब ये कि ये कहती है कि मैं आपको 12 महीने तक खाना प्रोवाइड कराऊंगी, लेकिन हमारी जनसंख्या इतनी है, इतनी ज़्यादा है कि ये लोग क्या करते हैं 12 महीने से पहले ही आपको अगस्त में ही ये अपना खाना ख़त्म कर देते हैं। बाकी ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर बाकी रह गया अभी, ठीक है। तो ये जब बाकी रह गया तो ये कहाँ से होगा, तो अब कहेंगे हम लोग कहेंगे पृथ्वी से ठीक है अब और ज़्यादा हमें खाना ओवर दे दीजिए, लोन की तरह पे दे दीजिए, ठीक है। तो ये कहती है ठीक है ले लो भैया, लेकिन आने वाले समय में जो आएंगे फिर उनके लिए मैं खाना नहीं बचा पाऊंगी। सिंपल है, अगर तुम नहीं बचाओ तो मैं क्यों बचा पाऊँ। तो यही है ओवरशूट डे, बहुत ज़्यादा मैं इसमें समय दे दिया आपको, तो ठीक है। ओवरशूट डे शायद आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। जल स्थिरता और कृतज्ञता का जश्न मनाने वाला एक मानसून महोत्सव है जिसका नाम है आदि पेरक्कू। आदि मतलब आदि शक्ति की बात हो रही है, और आदि शक्ति किसे कहते हैं, पार्वती माता को आदि शक्ति कहा जाता है, ठीक है। तो आदि पेरक्कू को अभी हाल ही में किस राज्य में मनाया गया, तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु में मनाया गया। लेकिन ये आदि शक्ति यानी कि पार्वती माता जी को इसमें पूजा जाता है, लेकिन इसका उद्देश्य ये है कि ये जल स्थिरता और कृतज्ञता के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। इसमें जब मानसून का आगमन होता है ना, भारत में जब मानसून का आगमन होता है उसके खुशी में ये सब मनाया जाता है। जैसे कि पता है आपको 5 जून को दक्षिण भारत से केरल के यहाँ से 5 जून को मानसून का आगमन भारत में हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 10 जून को ये मुंबई महाराष्ट्र की तरफ पहुँचता है, 15 जून तक ये गुजरात तक पहुँचता है, 1 जुलाई तक आपको इधर राजस्थान और इधर इलाके में पहुँच जाएगा। फिर 15 जुलाई को भी ये राजस्थान होते हुए ये आगे चंडीगढ़ हरियाणा तक निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये दिन होते हैं जून में ही मानसून आ जाता है। तो उसी खुशी में आपका ये अगस्त में, ठीक है, अगस्त की शुरुआत में ही ये मनाया जाता है आदि पेरक्कू महोत्सव तमिलनाडु में, ठीक है। कि अब मानसून आ गया है, अब नया नया मतलब खेती होगी, नया जल मिलेगा, फिर से रिफिल होगा जल जो भी ख़त्म हो रहा था, ठीक है। ग्राउंड वाटर जो ख़त्म हो तो वो फिर से रिफिल होगा, फिर से लोगों को पानी मिलेगा। तो इस खुशी में अच्छे से ये लोग आदि पेरक्कू त्यौहार को मनाते हैं। यहाँ पे पानी के संरक्षण को बढ़ावा देते हैं लोग, ठीक है। ये बहुत ही पहले से परंपरा चली आ रही है, तो आप इस बात को याद रखेंगे। तमिलनाडु में लोग ये त्यौहार मनाते हैं आदि पेरक्कू। ओके, आगे चलें, इससे रिलेटेड कुछ और न्यूज़ देख लेते हैं तमिलनाडु से रिलेटेड। तमिलनाडु टॉप्ड नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस जो इंडेक्स जारी किया था 2022 का, नीति आयोग ने ये 2022 का इंडेक्स था जो 2023 में जारी किया गया था। तो इसमें तमिलनाडु ने टॉप किया है प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। राजस्थान, अगर इधर बात करें, राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ और तमिलनाडु हुआ, तो ये क्या है टॉप अचीवर्स इन विंड एनर्जी। अभी मैं विंड एनर्जी की बात किया था, उसमें तमिलनाडु, राजस्थान और गुजरात ये तीनों मतलब एक अच्छे विंड एनर्जी सोर्स के रूप में उभर के सामने आए हैं। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चलें। तो इंडिया का पहला, भारत का पहला है, तो इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। भारत का पहला कदावूर सिलेंडर रोरिस सेंचुरी कहाँ स्थापित की गई है, तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु में। भारत का पहला कदावूर सिलेंडर लोरिस सेंचुरी, ये इसका नाम है, ये बच्चा है ना जो ये दिख रहा है ना आपको चाचा, तो इसका नाम है ये कदावर सिलेंडर लोरिस सेंचुरी लोरिस। और इसी के संरक्षण के लिए एक सेंचुरी यानी अभ्यारण्य बनाया गया वहाँ पे, तो ये तमिलनाडु में बनाया गया। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट जो कोविड ईयर में हेल्थ इंडेक्स कैसा था और उसकी जो रिपोर्ट आई, तो ये देखा गया कि केरला और तमिलनाडु ने टॉप किया है इस परफॉर्मेंस में हेल्थ कोविड ईयर्स में जो हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट था उसमें, ठीक है। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है 13वां भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया गया। अंगदान यानी कि ऑर्गन डोनेशन डे पूछ रहा है, ठीक है। ऑर्गन डोनेशन डे, आप ब्लड डोनेशन नाम सुने हैं, तो वैसे ही ऑर्गन डोनेशन भी होता है। आपसे इस पे क्या किया जाता है, एक फॉर्म होता है, उस पर सिग्नेचर कराया जाता है, ऑनलाइन फॉर्म ही होता है।
उस पर सिग्नेचर आपसे कराया जाएगा, आपकी सहमति से सिग्नेचर कराया जाएगा कि आप अपने मर्जी से अपने ऑर्गन का डोनेशन कर रहे हैं, कोई आपसे फोर्सफुली ये डोनेशन नहीं करवा रहा है। बाई चांस मान लेते हैं अगर आप के पास 2 किडनी है तो आप 1 किडनी का डोनेशन कर सकते हैं, लेकिन लेकिन अगर आपकी डेथ होती है बाई चांस, ठीक है, अगर आपकी डेथ होती है बाई चांस, तो आपका जो सही पार्ट होगा वो उससे मतलब आपके बॉडी से निकाल लिया जाएगा, यही ऑर्गन डोनेशन होता है। लेकिन देखिए ऑर्गन डोनेशन ट्रैफिकिंग भी होती है, यानी कि बहुत ही इसमें जालसाजी भी होती है, तो इससे बच के रहना भी है, ठीक है। सही से अगर डोनेशन करना चाहते हैं तो सही साइट पे जाइए और ऑर्गन डोनेशन करिए, लेकिन इससे जो जालसाजी होती है उससे आप बच के रहिएगा, ठीक है। तो 13वां भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है भारतीय अंगदान दिवस 3 अगस्त को मनाया गया। अगर दिल देना है तो अच्छी जगह दीजिए जिससे कि किसी की जान बच जाए। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है, मैं आपको एक यहाँ पे पिक्चर दिखा रहा हूँ जिसमें ये कहा गया है कि अगर आप, ठीक है, अगर आप डोनर हैं, अगर आप ऑर्गन का डोनेशन करते हैं तो आप कम से कम 8 लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। कितने लोगों की? 8 लोगों की ज़िंदगी आप बचा सकते हैं। कैसे? कि मान लीजिए आप मान लीजिए आपकी डेथ होगी बाई चांस, भगवान ना करे इतनी जल्दी आप बिना कुछ किए ना जाएं, ठीक है। तो मान लीजिए आपकी डेथ हो गई तो और आपने ऑर्गन डोनेशन पे सिग्नेचर भी किया है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, फॉर्म जो एजेंसी है ऑर्गन डोनेशन वाले, क्या करेगी कि आँख जो है, अगर वो आपकी आँख ले ली या किडनी, ठीक है, किडनी और हार्ट हो गया, लीवर हो गया, फेफड़ा हो गया, ठीक है, आपकी स्किन हो गया, ओके। तो 1 2 3 4 5 6 इधर आपको बोन्स आ जाइए, ठीक है, इंटेस्टाइन आ जाइए, पेनक्रियाज आ जाइए, तो इतना कुछ आपका तो सही होगा, कोई एक चीज़ तो खराब नहीं होगा। और कोई भी एक व्यक्ति में ये सब चीज़ खराब नहीं होगा, उसको किसी न किसी एक अंग की ज़रूरत होगी। तो ये 8 लोगों को अगर आप डोनेट कर देंगे तो कम से कम, अगर आप ऑर्गन डोनेशन करते हैं मृत्यु के बाद, तो कम से कम आप 8 लोगों की जान बचा रहे हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर आप टिश्यू डोनेट करते हैं, टिश्यू यानी कि ऊतक जिसे हम बोलते हैं, उसका डोनेशन करते हैं तो कम से कम आप 50 लोगों की जान बचा रहे हैं, ये आप समझ लीजिएगा, ठीक है। क्यों, कैसे 50 लोगों? क्योंकि जानते हैं कैंसर दुनिया भर का होता है लोगों को, तो कैंसर में टिश्यू ही, यानी कि जो आपके कैसे, जैसे कि स्किन जो कहा जाता है वो है, वो लगाया जाता है वहाँ पे कैंसर में, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे। और सबसे ज़्यादा डोनेशन होता है कार्निया का, आँख का, ठीक है। उसके बाद किडनी हुआ, फिर हार्ट हुआ, फिर लीवर हुआ आपका, उसके बाद जो लंग्स है यानी कि फेफड़ा है वो है, उसके बाद स्किन है, बोन्स है। तो ये रेशियो होता है इनका डोनेशन का। तो इसी कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ही अंगदान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। कि आप इससे डरिए ना, अगर आप स्वेच्छा से अंगदान करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन आप हार्वेस्टिंग या जो थ्रेट होता है या ट्रैफिकिंग होता है ऑर्गन का, उससे आप बचे रहिए। मार्केट में बहुत डिमांड है भैया। आप देखेंगे जब कार्निया यहाँ पे, आँख की जो कार्निया यहाँ पे दान किया जाता है या फिर लोग चोरी करते हैं, उसे बेचते हैं, तो $30,000 US डॉलर मिलता है उसका। 30,000 US डॉलर, यानी कि लगभग ये 25 लाख के आसपास की बात चल रही है। और फेफड़ा को कोई आपके चुरा के बेचता है तो $1,50,000, यानी करोड़ों में बिकेगा वो, ठीक है। जैसे कि आपने मूवी देखा होगा, रन मूवी देखा होगा, उसमें कहता है बाई गॉड साला किडनी निकाल लिया भाई, ऐसे ही बोलता है, ठीक है। तो वो उसके किडनी निकालते ही $98,000 का वो किडनी होता है, ठीक है। लगभग ये 50 से 60 लाख रुपए का ये किडनी था उसका, ठीक है। तो ऐसे ट्रैफिकिंग के मामले में ऐसे इनका प्राइस भी चलता है, ओके। तो इतना पैसा मिलेगा तो कौन नहीं चाहेगा कि किसी को मार के उसके अंग बेच दिया जाए, या किडनी बेच दिया जाए, या लीवर बेच दिया जाए, या फेफड़ा बेच दिया जाए, ठीक है। तो आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो मेंस हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जा रहा है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब चेन्नई। चेन्नई में मेंस हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का आयोजन किया जा रहा है, और यह है तमिलनाडु, और यहाँ पे है चेन्नई की लोकेशन। आप इसको ध्यान रखेंगे, ये है बे ऑफ बंगाल, और इधर अरब की खाड़ी मिलेगी आपको, ये श्रीलंका है, ठीक है, श्रीलंका है। और यहाँ पे पाक स्टेट मिलेगा भारत और श्रीलंका के बीच में। और एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी की बात करें तो इस बार चेन्नई भारत में हो रहा है। आप ये देख लीजिए, 3 से लेकर 12 अगस्त तक चलेगा, ये अभी शुरू हो चुका है। और जो मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम है वहाँ पे ये चल रहा है चेन्नई में। आगे चले कुछ और हॉकी से संबंधित यहाँ पे न्यूज़ देख लें। तो हॉकी वर्ल्ड कप की बात करें तो जर्मनी ने बेल्जियम को हरा के ये हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता था, ठीक है, मेंस वाला। और ये हुआ था कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में,
भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा क्या करेगा, इंडियन जो हॉकी टीम है उसे स्पॉन्सरशिप देगा 2033 तक, ठीक है। 2033 तक स्पॉन्सरशिप कौन दे रहा है, इंडियन हॉकी टीम को, तो ये उड़ीसा दे रहा है। इंडिया डिफीट पाकिस्तान टू बिकम हॉकी जूनियर एशिया कप चैंपियन। भारत ने पाकिस्तान को डिफीट करके नहीं हरा के हॉकी जूनियर एशिया कप चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है, ये भी आप ध्यान देंगे। अगर हॉकी में प्लेयर्स की बात करें तो 11 प्लेयर होते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 प्लेयर होते हैं हॉकी टीम में, ठीक है। आगे चलें तो भारत का पहला, थोड़ा सा रिवीजन यहाँ कर लेते हैं, रिवीजन साइट है। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर कौन सा राज्य स्थापित करेगा, तो इसका सही जवाब है केरल। इंक्यूबेशन मतलब होता है कि यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे सारी जानकारी आपको मत्स्य पालन से समझाई जाएगी, ठीक है। कौन सी मछली का उत्पादन आप ज़्यादा करिए, क्या इनको चारा चाहिए, कितने ग्राउंड फील्ड में इनके लिए तालाब का खुदाई करिए आप, कब इनको चारा दीजिए, ये सब बताया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इनका निर्यात कैसे करिए, तो ये सब बताया जाएगा। तो भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ खोला जा रहा है, तो केरल में खोला जा रहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अभी जो भारतीय मत्स्य संपदा योजना है उसके जरिए, ठीक है, इसको प्रोत्साहन देके, इसका बढ़ावा देके भारत तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलें तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी द्वारा नीने वो गालुक्कू, ठीक है, नीने वो गालुक्कू मार न मिलाई किताब का हिंदी अनुवाद रामेश्वरम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई का अनावरण किया गया। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो इसका सही जवाब है डॉक्टर YS राजन और डॉक्टर नाजिमा मारिकयार, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर ये किताब लिखी है। तो ये APJ अब्दुल कलाम के बारे में, रामेश्वरम जहाँ पे ये पैदा हुए थे तमिलनाडु के रामेश्वरम में, वो उसका नाम है, ठीक है। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है और इनका एक फेमस कोटेशन है, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो फर्स्ट बर्न लाइक अ सन, पहले आपको सूरज की तरह जलना सीखना होगा, ठीक है। तो आप मिसाइल मैन या भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को याद रखेंगे। आगे चलें, अभी हाल ही में कौन सा भारतीय शहर वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया, जिसका सही जवाब है बेंगलुरु, कर्नाटक का बेंगलुरु। आगे चलें, अभी हाल ही में किस यूरोपीय देश द्वारा ये जाहिर किया गया कि वो चीन के ओबोर प्रोजेक्ट से बाहर हो जाएगा, तो इसका सही जवाब है ओबोर, यानी कि वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट है इसका, और इसके तहत ये चाहता है कि पूरे एशिया, यूरोप और अफ्रीका को ये रोड, सड़क, रेल मार्ग, जल मार्ग के माध्यम से जोड़ दे। तो इसका सही जवाब है इटली, अभी इससे बाहर होने की संभावना में है। अभी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय यानी कि म्यूजियम, जिसका नाम है युगे युगीन भारत, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बनने वाला है, तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली। नई दिल्ली में बनेगा विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम, जिसका नाम होगा युगे युगीन, ठीक है। अभी देखें तो सबसे बड़ा म्यूजियम पेरिस है, पेरिस का मतलब फ्रांस का पेरिस है, फ्रांस का है जो पेरिस में स्थित है, जिसका नाम है लौरिये, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे। अभी ये है लेकिन इससे भी ज़्यादा बड़ा बनेगा भारत में युगे युगीन, जो नई दिल्ली में बनेगा। भारत की पहली, ठीक है, भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना का नेतृत्व किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा किया जा रहा है। कैनबिस मतलब होता है भांग, भांग से यहाँ पे दवाई बनाई जाएगी, तो इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर, ठीक है। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 21 से लेकर 22 जुलाई को आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर JJM डिजिटल अकादमी की स्थापना किस विभाग द्वारा की गई है, तो इसका सही जवाब है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा JJM यानी कि जल जीवन मिशन डिजिटल अकादमी की स्थापना यहाँ पे की गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन 25 जुलाई को किस राज्य में आयोजित किया गया, तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो एक और देख लेते हैं यहाँ पे, फीफा महिला विश्व कप 2023 की शुरुआत हो चुकी है, इसको संयुक्त रूप से किन 2 देशों द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तो इसका सही जवाब है इसका आयोजन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। ओके, तो फिलहाल आज की करंट में यहीं विराम लेते हैं और इतना ही है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स लिख के ज़रूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इनोवेटिव के साथ। थैंक यू, जय हिंद।